वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, आज आपको बता रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो सैलरी हेड का ही सेकंड पार्ट है। बहुत वर्ष पहले तक ये कुछ बुक्स में इकट्ठा करके दे देते थे, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे और बच्चे टीचर भी कंफ्यूज होते थे। तो बेहतर इन्होंने किया कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट 2 कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो सभी ऑथर्स को, राइटर्स को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा किया। अब उसके बाद में करते क्या हैं, देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होगा। ठीक है, रिटायर तो होने ही एक न एक। ठीक है, चलिए, तो ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट के बाद उसको क्या बेनिफिट्स, क्या लाभ होने वाले हैं। तो लाभ ऐसा होता है कि जब वो रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद में या तो उसको जैसे पेंशन मिल रही, पेंशन तो टैक्सेबल हो जाएगी, सैलरी हेड में चलती रहेगी। और यदि एम्प्लॉय नहीं रहेगा, यदि मान लो इस दुनिया में एम्प्लॉय नहीं है वो, तो उसकी वाइफ को मिल रही है वो पेंशन, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्यों टैक्सेबल होने लगती है जब वाइफ को मिलती है पेंशन, तो क्योंकि फिर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं रहता तो फिर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती है ना। इसलिए फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगी। यदि मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण डेथ होती है और उसको अनुकंपा नियुक्ति, जैसे मर्सी अपॉइंटमेंट बोलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, तो फिर एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया। तो फिर जो सैलरी मिलेगी वाइफ को या मान लीजिए बच्चे को, जिसको भी वो जॉब मिला, तो फिर सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो सैलरी हेड होने के लिए एम्प्लॉय का रिलेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल डे फर्स्ट में हमने समझा था इस हेड में। अब यहाँ पर जो और बेनिफिट्स, पेंशन तो यहाँ हो गई है ना कि पर मंथ जो मिल रही है वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में। कम्यूटेड वैल्यू इकट्ठा एक मुश्त राशि जैसे मिलती है, तो वो यहाँ ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको बताएंगे किस तरह से। फिर उसके बाद में और क्या मिलेगा, जैसे ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी यानी अनुग्रह राशि बोलते हैं उसको। ठीक है, अब अनुग्रह राशि, ग्रेचुटी यानी क्या, किस तरह से, देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि ग्रेचुटी मिल रही है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या LIC के एम्प्लॉय को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यदि इनके एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होगी। कुछ भी भाग जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा सैलरी में, तो ये फुली एग्जेम्प्टेड हो गई। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए पार्टली टैक्सेबल या पार्शियली टैक्सेबल है और पार्शियली एग्जेम्प्टेड है। अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनमें भी दो कैटेगरी कर दी है। दो कैटेगरी कैसे की है कि जो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 है ना, ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 का है, उसके अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए, और जो नहीं आते हैं तो उनके लिए अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा एग्जेम्प्टेड वैल्यू का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल रिसीव्ड देखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है ग्रेचुटी की, एक्चुअल रिसीव्ड, ये देखिए, एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, पहले तो एक्चुअल रिसीव्ड यानी वास्तव में जो प्राप्त है। ठीक है, सेकंड है कैलकुलेटेड अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में AMT करके लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप पूरे लिखना है। चलिए, कैलकुलेटेड अमाउंट। और थर्ड है आपको स्टैंडर्ड अमाउंट या मानक राशि, जो बढ़ के आजकल शायद 20 लाख रुपए तक पहुंचा दिए इनने। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे 20 लाख रुपए, ठीक, पहले बहुत वर्ष पहले 3 लाख से स्टार्ट हुआ तो चलिए, अब कैसे कैलकुलेशन करते, तो एक्चुअल में जो रिसीव हुई वो तो आपको पता है, स्टैंडर्ड अमाउंट 20 लाख रुपए रहेगा, ये भी आप लिख लेंगे। तो तकलीफ कहाँ होगी, कैलकुलेटेड अमाउंट ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो अंतिम माह का वेतन, अच्छा, अंतिम माह का वेतन, यहाँ वेतन से क्या है, यानी मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है,
तो मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पर है बेसिक प्लस डीए या डीपी, बेसिक प्लस डीए या डीपी, डीए रहे तो ले लो, या डीपी रहे तो ले लो, ठीक है, बस इतने। हाँ, सर्टेन % ऑफ कमीशन नहीं। तो यह आपका मीनिंग ऑफ सैलरी आ गया। फिर उसके बाद में और क्या करना है, तो अंतिम माह का वेतन लिया, फिर मल्टीप्लाई करना है आपको जो सर्विस ईयर, सेवा के वर्ष, मान लीजिए उसने 32 वर्ष या 40 वर्ष या मान लीजिए 32 वर्ष जॉब किया, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 32 वर्ष 5 महीने किया तो 32 वर्ष लेंगे, लेकिन 6 महीने या उससे ज़्यादा किया तो फिर उन अधूरे महीने को हम कंप्लीट 1 ईयर कंसीडर करेंगे। तो 6 माह या उससे अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लेंगे। मान लीजिए उसने 32 वर्ष 7 महीने जॉब किया, 32 वर्ष 6 महीने जॉब किया, 32 वर्ष 10 महीने जॉब किया, तो हम 33 वर्ष 33 ईयर्स लेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इंटू कर लेंगे 15/26 से। 15/30 से क्यों नहीं, क्योंकि 4 जो है वो संडे की छुट्टी आप माइनस कर दें। 15 डेज की सैलरी लेनी है तो आपको 15/26 करना, जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। जब नहीं आता है तो फिर ये 15/30 इसी को लिख देते हैं 1/2, ठीक है। तो जब नहीं आ रहा है तो ये 4 छुट्टियां भी कंसीडर नहीं करी जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाइसेंस लेके गाड़ी चलाएं तो आराम से चला सकते हैं, कहीं भी लाइसेंस नहीं है तो फिर आप ट्रैफिक पुलिस से बचकर चलेंगे, ठीक है। वैसे ही है कि यदि आपके ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये छुट्टियां भी मिल गई, और नहीं है तो फिर भैया ठीक है पूरा 30 ही कंसीडर करेंगे, ठीक। चलिए, और यदि कोई सीजनेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो 15 दिन की जगह 7/26 करेंगे वहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद में तो ये कैलकुलेटेड अमाउंट समझ में आ गया। तो ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, एक्चुअल रिसीव्ड है, स्टैंडर्ड अमाउंट 20 लाख रुपए है। तीनों में जो सबसे कम हो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फिर एक्चुअल रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड अलग कर लो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यदि ये तो कैलकुलेशन आप समझने लगे। यदि एक्चुअल रिसीव्ड ही सबसे कम है तो जो मिला वो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं तो ये दो तो वही रहेगा, बस यहाँ पे 1/2 हाफ करते हैं, और अधूरे महीने को कंसीडर नहीं करना है, ये खास बात है। जैसे मान लीजिए उसने जो है 25 वर्ष और 3 महीने जॉब किया, 25 वर्ष 10 महीने जॉब किया, 25 वर्ष और 8 महीने जॉब किया, 25 वर्ष लेंगे, अधूरे महीने को नहीं लेना है, ठीक है। फिर मंथली पेंशन मिल रही है तो पेंशन जो है वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है ही। पेंशन की एकमुश्त राशि यदि मान लीजिए उसको ग्रेच्युटी भी मिलती है तो ग्रेच्युटी मिलती है तो फुल अमाउंट का 1/3 एग्जेम्प्टेड होगा, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हाफ एग्जेम्प्टेड होगा। देखिए, 1/3 का मतलब होता है 33%, हाफ की मीनिंग होती है 50%। ग्रेच्युटी मिली तो क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि ग्रेच्युटी में भी तो एग्जाम्पशन मिला था, ठीक है, और इसलिए 1/3 यानी 33% एग्जाम्प्टेड कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेच्युटी का एग्जाम्पशन तो मिल चुका, तो दोनों जगह इतना बड़ा फायदा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा नहीं। और ग्रेच्युटी नहीं मिली तो 50% दे दे रहा, ज़्यादा एग्जाम्पशन दे रहा था, क्यों, क्योंकि ग्रेच्युटी नहीं मिली तो फिर एग्जाम्पशन भी नहीं मिला होगा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद में और है आपका अर्न लीव है। अर्न लीव यानी ये बुक से थ्योरी आप नोट करेंगे भाई, कॉपी पे बिना, ध्यान रखिए, बिना कॉपी पे नोट के सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आप अपने हाथों से कॉपी पर रजिस्टर पर लिखेंगे, ठीक है, और सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा ज्ञान तो किताबों में है, सारा ज्ञान आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको लिखना ही होगा। तो ये सब बातें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, थ्योरी भी आती है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लिखने की, ठीक है। और साथ में जो है न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस बिना किए संभव ही नहीं है ना। चलिए, तो अब अर्न लीव है। अर्न लीव का मतलब क्या होता है, अर्जित अवकाश। देखिए, आपने देखा होगा ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को
छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं वो ऑफिस जाने में बहुत उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है यार घर पे बैठ के बोर हो जाएंगे, ठीक है, या थोड़ी बहुत छुट्टी ले ली, बाकी उन्होंने कहा नहीं हम तो ऑफिस ही जाएंगे, तो वो ऑफिस जाते हैं तो अपनी छुट्टियाँ नहीं ले रहे हैं। जब नहीं लेते तो जब रिटायर होंगे ना तो इकट्ठा पैसा, रिटायर होंगे या जॉब से जब अलग होंगे तो उसका इकट्ठा पैसा मिलता है, उस इकट्ठे पैसे को अर्न लीव बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उसका भी कैलकुलेशन होता है बिल्कुल कि एक्चुअल रिसीव्ड है, फिर पिछले 10 महीने का वेतन है, या 3 लाख रुपए अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नेक्स्ट ईयर से जो है वो 3 लाख की जगह 25 लाख होने वाली हो, फिर इनमें जो कम हो वो कर मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें हैं जो आपको पढ़नी है कि किस तरह से ये रिटायरमेंट बेनिफिट से, मैं समझता हूँ आप किताब से एक दिन में अच्छे से बैठे 2 घंटे में आप पूरा उसको नोट कर लें कॉपी पर और उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए इस तरह से ये सैलरी हेड आपका समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकानी संपत्ति से आय या गृह संपत्ति से आय।